नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अड्डा क्लासेस में। आज मैं डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन में से दूसरा चैप्टर यानी 6.2 का कुछ क्वेश्चंस है, कुछ थीम है जो मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, जिसके आधार पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई भी ग्राफ कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, और एक और चीज़ पे निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान कहा जाता है। एक होता है वर्धमान, एक होता है ह्रासमान, एक होता है निरंतर वर्धमान, एक होता है निरंतर ह्रासमान, और एक होता है ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान। अगर वो नहीं होता, ना तो वर्धमान होता है ना तो ह्रासमान होता है, उसको डायरेक्ट हम सिर्फ NMNM कहते, नींद कहते हैं, NIND, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अभी कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में समझते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर समझिए, देखिए, है ना, ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो बोलेंगे कैसे इंक्रीजिंग है। देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है x1, है ना, यहाँ मान लीजिए x1 है, x1 है। जैसे आप इसमें x1 रखे तो आपको fx1 मिलेगा। तो fx1 कहाँ मिलेगा, तो ये रहा मेरा पॉइंट, यहाँ पर मेरे पास मिल जाएगा fx1। ये रहा fx1, इसलिए है कहते हैं इसको क्योंकि ये y होता है। याद रखिएगा कि fx1 जैसे हम यहाँ पर x1 रखे थे, fx1 किसके बराबर हो गया, y के। तो आप देखिए y वाला ग्राफ पे चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने x1 रखा तो हम क्या देखे कि fx1 मिला हमको। अब क्या करेंगे कि जैसे अब की बार x2 रखते हैं, यहाँ पर देखते हैं x2 रखते, जैसे x2 रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, x2 जैसे रखे ये ऊपर चढ़ा, और जैसे ऊपर चढ़ा तो हमको क्या देखे, ये देखिए fx2 मिला। अब आप बताइए कि x1 रखने पर हमें fx1 मिला, x2 रखने पर हमको fx2 मिला, तो बताइए fx2 बड़ा है fx1 से कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ बड़ा है। तो हम क्या देखते हैं कि x1, देखो x1 बड़ा था कि नहीं, x1 x2 से बड़ा था कि या छोटा, तो बोलेंगे छोटा था। x2 बड़ा था कि नहीं, तो बोले हाँ। हमने क्या देखा कि x2 को बड़ा रखे तो हमको y भी बड़ा मिला, यानी कि हमको यहाँ पर हम दो वैल्यू रखे, यानी कि एक पहला रखे उसके बाद दूसरा रखे, यानी पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा रखे तो हमको वैल्यू भी पहला बार में छोटा मिला, दूसरा बार में बड़ा मिला। अगर ऐसा वाला मिलता है हमको, और हमेशा मिलता रहता है, हमेशा बड़ा ही मिलते रहता है, तो हम इस फंक्शन को कहते हैं वर्धमान फलन। क्या कहते हैं इसको, वर्धमान। कैसे हुआ कि x1 इज लेस देन, क्या लिखेंगे, x2। देखिए आप x2 बड़ा रखे हैं, x1 को छोटा रखे हैं, तो फंक्शन भी आपको ऐसा ही मिला, x1 इज लेस देन fx2। देखिए अगर ऐसा सिचुएशन आपको मिल गया, तो हम कहेंगे कि भाई जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है। ये पहला कंडीशन था, ये पहला केस में क्या समझे कि x1 रखे हम वैल्यू को, तो हमको fx1 मिला। जैसे x2 रखे हमको क्या मिलेगा, fx2। हम दोनों को देखे कि x1 में भी देखे कि x2 बड़ा रखते हैं तो हमको fx2 भी बड़ा मिल जाता है, यानी y का वैल्यू भी हमको बड़ा मिल रहा है, यानी बड़ा रखने पर हमें वैल्यू बार बार क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या देखे कि यहाँ पर एक वैल्यू रखे, यहाँ पर देखे तो यहाँ तक तो हमको x1 रखे तो हमको पता चला ये रहा fx1, बोलेंगे ये रहा fx1। जैसे मैंने x2 रखा, यहाँ पर x2 रखा तो देखिए क्या मिला, fx2। ठीक है, बोलेंगे अच्छा बात है। लेकिन अब की बार मैंने x3 रखा, क्या रख दिया, x3। जैसे x3 रखा देखो फिर fx2 मिल गया। x4 रखा तो फिर क्या देखा, फिर x2 मिल गया। जैसे मैंने फिर x4 रखूंगा वो मिलेगा, x5 रख दिया तो फिर बड़ा होने लगा। तो बताओ क्या इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोलेंगे सिर्फ, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग का मतलब तो हमेशा बढ़ते रहना होता है, लेकिन यहाँ पर तो रुक गया कुछ देर तक के लिए। लेकिन घटा क्या, बोलेंगे नहीं, घटा नहीं है, नीचे नहीं आया है, लेकिन बशर्ते बराबर रह गया, बराबर के बाद फिर बढ़ने लगा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं, इसको कहते हैं वर्धमान नहीं, इसको कहते हैं निरंतर वर्धमान। इसको क्या कहते हैं, निरंतर वर्धमान। निरंतर मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं इसको, ठीक ना, है ना। इसको निरंतर वर्धमान कहते हैं, मैं लिख देता हूं इसको निरंतर वर्धमान, ठीक है। इसको कहते हैं सिर्फ वर्धमान। देखिए कैसे हुआ होगा कि आपने x1 रखा और x2 देखा, जैसे x1 x2 रखा, x1 x2 तो हमेशा बड़ा है, x3 भी बड़ा होगा ना,
तो x3 भी बड़ा होगा, x2 भी, तो मैं आगे बड़ा इधर तो जब जो भी रखता जाऊंगा वो तो बड़ा होते जाएगा। भले ही y में देखते हैं क्या चेंजेस आता है कि मैंने x2 को बड़ा किया, x1 को क्या किया, छोटा किया, तो मैं देखा क्या y में भी वही हुआ, लेकिन कुछ दूर जाने पर यानी x2 x3 रखे तो वहाँ पर बराबर भी हो गया। तो इसके लिए क्या कहते हैं हम कि fx1 लेस और इक्वल टू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लेस और इक्वल टू। इक्वल का मतलब साइन किस लिए? क्योंकि बराबर या बड़ा, मतलब x2 का मतलब x2 बड़ा है या बराबर। कभी ऐसा भी हो सकता है कि x2 बराबर हो जाता था, देखिए हो जाता था, कहीं नहीं, अगर बराबर हो जाता था तो दोनों कंडीशन लेते हैं, तो इसको कहते हैं सिर्फ वर्धमान, है ना। बढ़ा हुआ है लेकिन हमेशा बढ़ा रहेगा ये नहीं कहता है इसको, इसलिए हम इसमें क्या कहते हैं? वर्धमान कहते हैं। ठीक ना, समझ में आया? इक्वल क्यों कहते हैं? इक्वल इसलिए कहते हैं, देखिए अगर आपको मैं एक यहाँ पर मैं छोटा सा चीज लेता हूँ, जैसे मान लिया कि 2 लिख दिया, 2 इज ग्रेटर देन 3, पहला नंबर, ऐसे नहीं, इसको उल्टा कर लीजिए, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। अब बताइए सही है कि नहीं? तो बोलेगा हाँ सही है। तो हाँ भाई 3 तो बड़ा है, दूसरा सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे लगा दूं, बोलूंगा कि अब ये सही है क्या, तो बोलेगा हाँ अभी भी सही है। इसका मतलब यही होता है कि बड़ा या बराबर, या का मतलब होता है कि दोनों चल सकता है, ये या ये दोनों में से कोई एगो सही है तो मेरा ये वाला चीज सही है। तो ये वही दोनों काम कर रहा है, ये वही काम कर रहा है कि नहीं? इक्वल भी है और बराबर, इसलिए मैंने ये वाला साइन को उठाया है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई x2 बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है x1 से, ठीक है, fx1 से। ठीक ना, अगला कंडीशन यहाँ पर देखते हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर देखिए वही काम करेंगे, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर रखे x1, तो हमको क्या मिला? ये मिला ग्राफ, इसको कहते हैं fx1। लेकिन जैसी बार x2 गए हम इसके पास, तो देखिए अब ग्राफ कहाँ मिला? fx2 छोटा हो गया, यानी कि हम वैल्यू बड़ा रख रहे हैं x1 x2, जैसे यहाँ पर देख रहे थे x1 x2 बड़ा रख रहे थे, वैल्यू बड़ा मिला, लेकिन अब की बार जैसे बड़ा रखे तो हमको क्या मिल गया? छोटा मिल गया। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे हम? इस तरह के ग्राफ को क्या कहेंगे? इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे? निरंतर ह्रासमान। कैसा? निरंतर ह्रासमान। कैसे निरंतर ह्रासमान हुआ कि भाई देखो x1 और x2 बड़ा है, x2 बड़ा है x1 से, इसलिए, लेकिन वैल्यू कितना आया मेरा? वैल्यू कौन बड़ा हो गया? x2 इज लेस देन fx1। देखिए अब की बार fx1 बड़ा हो गया fx2 से, तो हम क्या कहेंगे इसको कि भाई ये ह्रासमान है। ये क्या है? ह्रासमान है, कि x2 रखने पर मुझे x2 बड़ा है, यहाँ पर x2 छोटा हो गया, वैल्यू y का वैल्यू मुझे छोटा मिल गया, इसलिए हम कहेंगे ह्रासमान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही हाल है कि ये जो इक्वल का समय आ गया कुछ दूर तक, जैसे यहाँ पर रखे एक वैल्यू, यहाँ पर रखे, अब की बार देखिए यहाँ रखे और यहाँ रखे, हर बार देखिए क्या ये दोनों, देखिए इस दोनों जगह पर क्या मिल रहा है? सेम। तो इसलिए वही काम करेंगे, इसमें वही लिखेंगे कि x1 x2 बड़ा है, लेकिन आपको वैल्यू मिलेगा कहीं पर fx2 छोटा और fx1 बड़ा, और इक्वल भी दे देंगे। इक्वल दे दिए तो क्या हो गया? आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, बात वही लिखा हुआ है। देख fx1 बड़ा है, बड़ा, तो इसको क्या लिखेंगे? निरंतर। इसको सिर्फ लिखेंगे ह्रासमान। इसको क्या लिखेंगे? ह्रासमान। इसको कहते हैं निरंतर ह्रासमान। निरंतर, ठीक है, ये निरंतर ह्रासमान, ये ह्रासमान। ये देखिए इसका क्या करें? इसका क्या करें कि इसका क्या करेंगे? देखिए अगर मैं कहूँगा कि 0 से लेके यहाँ तक जाइए, इसको पाई कहते हैं, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक में जाइए, बोला इतना दूर में चेक कीजिए कि निरंतर ह्रासमान है या वर्धमान, तो बोलेंगे कि ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान। कैसे? बोलेंगे कि देखिए ना सर, ये कुछ दूर तक यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो देखते हैं कि ये बढ़ रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ से फिर वापस कुछ दूर के बाद फिर यहाँ आते हैं तो देखते हैं फिर ये घट रहा है। तो एक ही जगह पर ये बढ़ना, एक ही जगह पर बढ़ना और एक ही जगह पर घटना, एक ही जगह पर बढ़ना और एक ही जगह, इतना दूर में ही बढ़ भी रहा है, इतना दूर में घट भी रहा है, कुछ दूर बढ़ रहा है, कुछ दूर घट रहा है। यहाँ पर क्या देखे थे आप? भाई बढ़ रहा था तो बढ़ ही रहा था, लेकिन रुका था, लेकिन घटा नहीं था, है ना, डिक्रीज नहीं हुआ था। यहाँ पर देखे घट रहा था तो घट ही रहा था। यहाँ पर देखे घट रहा था, रुका था, लेकिन ऊपर नहीं हुआ, बढ़ा नहीं। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये दोनों काम कर रहा है, ये बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। अगर आप किसी लिमिट के अंदर यानी 0 से लेकर पाई के बीच में देखिए, और कुछ फंक्शन बढ़ता भी है और घटता भी है साथ साथ में, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे?
ये भाई ना ये काम कर रहा है ना ये काम कर रहा है, दोनों साथ है, दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा, तो इसको कहेंगे ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग। ना तो वर्धमान कहते हैं इसको, ना वर्धमान और ना ह्रासमान, है ना। ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान, इसको ना तो इंक्रीजिंग, इसको नींद भी कह देते हैं इंग्लिश में, कहीं कहीं देखोगे लिख देगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट से आप इसको समझते हैं तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये होता कैसे, ये क्यों हम इसको लेस इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू या लेस ग्रेटर कर करके हम इसको समझाते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ कि एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है आपके एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, बोलेगा कि बताइए कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो देखते हैं। जैसे देखिएगा एफ एक्स वन रखे, एफ एक्स वन की जगह पर कुछ मान के रखते हैं, मुझे मान लीजिए एफ वन रखे, तो वन रखे तो देखिए क्या, वन का स्क्वायर कितना दिया 1। अब 2 रखे तो हमको जानते हैं इससे ज़्यादा है वैल्यू, तो ज़्यादा है तो इधर भी ज़्यादा आना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर कितना आया 4, कितना आया 4। इसका मतलब है कि देखिए 1 रखने पर 1 मिला, 2 रखने पर 4, बढ़ने पर वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं। अगर मैं 3 रखता हूँ, देखिए 3 का स्क्वायर क्या देगा आपको 9, क्या दिया 9 दिया। अब देखिए इधर से चलते हैं माइनस से, देखिए हम -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे क्या मिला, -1 का स्क्वायर 1 दिया। -2 रखे, -2 रखे तो क्या देगा हमको, -2 रखे तो क्या देगा 4। अब बताइए ये इंक्रीजिंग वाला है या वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, कैसा फंक्शन है। तो आप लिमिट देखिए, ग्राफ देखिए, ग्राफ में चाहिए, ग्राफ आपको कहाँ से दे रखा है, लिमिट से लिमिट। आपको मैं बोलता कि नहीं आप इस दोनों के बीच में देखिए सिर्फ, अब इसी ग्राफ को देखिए, इसी ग्राफ को बोलता नहीं x1 x2 के बीच में ही देखना है आपको, तो बोलेंगे वर्धमान है। इतना ही दूर में अगर मुझे देखना होगा तो मैं इतना ही दूर में बोलूंगा। इसी क्वेश्चन को बोल देता कि नहीं बताइए आप इतना ही दूर में बताइए, इधर साइड में वाला में बताइए, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग है। इतना दूर में बताइए तो बोलेंगे डिक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बताइए तो बोलेंगे ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि दोनों काम कर दे रहा है यहाँ पर। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर तो बोलेंगे भाई ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, वही का वही है, तो ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग है। बोलेगा यहाँ से यहाँ तक में बताइए तो बोलेंगे इंक्रीजिंग है ना। तो लिमिट आपको अगर दे देगा ना तब आपको बताना होगा, तब आपको समझाना होगा कि हाँ सर इतना की लिमिट में ये देखिए नहीं। अब मैं इसको ग्राफ बनाता हूँ, एफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, देखिए इस तरह से बनता है। अब इसका इस तरह का ग्राफ बनता है तो पूछेगा कि नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक में बताइए, 0 से बताइए 5 तक में, तो बोलेंगे 0 से लेके अगर मान लो 3 तक में बताइए, तो देखो 0 से लेके 3 तक में 1 2 3 पर हमेशा वैल्यू बढ़ा करके दे रहा था, लेकिन देखिए ये वाला वैल्यू दे रहा था। अब हम देखेंगे माइनस वाला, -2 रखे तो -2 रखे तो 2 पर हमको इतना बड़ा मिला, -1 रखे -1 इधर जाएगा, तो -1 रखे तो देखिए कम मिल गया। यानी कि मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, -1 ज्यादा होता है -2 से, मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो देखो ग्राफ नीचे चला गया। देखिए -2 रखा, -2 मतलब क्या होता है नीचे माइनस की तरफ, छोटा रखा तो मुझे ज्यादा मिला, वो -1 मेरा ज्यादा होता है तो मुझे 1 मिला। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं, ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग है ये। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक में डिक्रीजिंग है, देखिए घट भी रहा है। अच्छा अगर ये डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है तो मैं पूछूंगा बताइए भाई -1 से लेके +1 तक में बताइए ग्राफ कैसा है, तो बोलेंगे ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग। बोलेंगे -1 से 0 तक में बताइए कितना है, तो बोलेंगे डिक्रीजिंग है। 0 से 1 तक में बताइए तो बोलेंगे इंक्रीजिंग है। तो आपको लिमिट देखना भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप इसको डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं इस पे क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस मैं करूंगा, एक अलग से लूंगा मैं क्लास, जिसपे कि आपका क्या सारा क्वेश्चंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से होगा, एग्जांपल सहित मैं सारा चीज़ बताऊंगा, एलोबरेट करते जाऊंगा ग्राफ के साथ साथ, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं, बाकी इसको समझ लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छा से, और इसका नोट करने के बाद एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। आपकी किताब का एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, इसके आधार पर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हो गया निरंतर वर्धमान, ये वाला हो गया वर्धमान सिर्फ, ये हुआ ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान, ये हुआ निरंतर ह्रासमान, ये हुआ सिर्फ ह्रासमान, ठीक है। और ये मैंने एग्जाम्पल दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।